नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है, आई हेट टू से दैट आई टोल्ड यू सो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बताऊं कि मैंने तो यूं ही पहले भी कहा था, लेकिन हम कहते आए हैं, बहुत अरसे से कहते आए हैं कि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर बनाया है, जल्दबाजी में लागू किया गया है, उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। आज वही हुआ है। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर, उनको बताया है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को, जो स्टेट्स हैं, उनको उनका जीएसटी का हिस्सा देने की हालत में नहीं है। तो जीएसटी का हिस्सा राज्यों को जाना था, वो देने की हालत में नहीं है। ये अंग्रेजी अखबार द हिंदू के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बीजेपी के एमपी जयंत सिन्हा। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इसकी बैठक में हिस्सा लेने वाले कम से कम 2 सदस्यों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यू की कमी पर एक सवाल के जवाब में ये फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये टिप्पणी की। उन्होंने जिम्मा मतलब कोरोना वायरस पर डाल दिया और लॉकडाउन पर डाल दिया। खैर, लॉकडाउन तो समझ में आता है, 4 घंटे के नोटिस पर किया गया, लेकिन जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें पता नहीं कितने बदलाव लाए गए हैं अब तक, उसके बारे में जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो सदस्यों ने फिर सवाल किया, जो मेंबर्स है, कि राज्यों की जो सरकार, राज्यों की जो हक है, उस पर किस तरह से अंकुश लगा सकती है। इसके जवाब में पांडे, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी कलेक्शन एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है तो जीएसटी एक्ट में राज्य सरकारों को मुआवजा देने के फॉर्मूले को दोबारा से लागू किया जा सकता है। उनका इशारा था कि कुछ तरमीम करके शायद। सोमवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए जीएसटी मुआवजे की 13,806 करोड़ की अंतिम किश्त जारी कर दी है। देश के सभी राज्यों को पिछले फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी कॉम्पेंसेशन के तौर पर कुल 1,65,000 करोड़ रुपए दिया गया था। मेरे साथ हैं प्रोफेसर प्रवीण झा। आप अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। प्रवीण, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो कहा है कि जीएसटी एक्ट में तरमीम की जा सकती है, उसे दोबारा लागू किया जा सकता है, जीएसटी हिस्सेदारी का भुगतान करने की हालत में नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये कहा है, इसके क्या मायने हैं? क्या जो फॉर्मूला अभी तक चल रहा है, जिसमें बहुत चेंजेस हुए हैं, अभी मौजूदा हालात में फिट नहीं बैठ रहा? ये सरकार की बहानेबाजी है कि हम हालत पैसे नहीं दे सकते, इसकी हकीकत क्या है? फॉर्मूला के बारे में बताइए। जी, मूल बात ये है कि देखिए, इसके कॉम्पनसेशन को लेकर जो ये था कि 5 साल तक राज्यों को जो है, जिनका कर का हिस्सा जो पहले था, अगर उससे कम होता है तो उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। उसके लिए एक नीति और फार्मूला बनाया गया था। तो ये जो अभी कहा जा रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि अब वो कॉम्पनसेशन जो होना था वो शायद नहीं हो। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक कानूनी प्रतिबद्धता नहीं है। जो जिस तरीके से जीएसटी की संरचना हुई थी, उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि एक स्टैट्यूटरी राइट के तौर पर अगर आप उसको देखेंगे तो वो चीज़ नहीं थी इसमें, कि राज्यों को जो है ये मिलना ही मिलना है। अब क्या है, अगर वो नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कानूनी रास्तों का अख्तियार करेंगे। तो इस तरह की बात कही जा रही है। जो अंदेशा जो है, जो इंगित किया गया है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। मूल बात जो मुझे लग रही है कि अब ये कहा जाएगा कि चूंकि पैसे हमारे पास इतने नहीं हैं, तो जिस रेट पे हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं तो वो हम नहीं करेंगे। ये मूल बात जो है, जो निकल के आ रही है, जो अभी तक मतलब जो पांडे जी ने कहा और जो अखबारों के माध्यम से जो हमने सुना है, वो बहुत स्पष्ट है कि अब राज्यों को उनके भरोसे छोड़ दिया जाएगा कि नहीं होता है, हम क्या करें, हमने तो हाथ खड़े कर दिए। ये है कि मार्च तक का पैसा उन्होंने दे दिया है, ये बात सही है, लेकिन वो भी आप जानते हैं कितनी जद्दोजहद के बाद उनको मिला। तो अभी स्थिति ये बन रही है कि अगर हम, यानी कि केंद्र आपको देने की स्थिति में नहीं है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। जी,
तो नया मतलब फॉर्मूले में जो तरमीम है, परिवर्तन है, संशोधन है, वो ये हो सकता है। जी जी, मैं यही कह रहा हूं कि मूल बात यह है कि उसमें यह कहा जाएगा कि अब हम जी दूसरे रास्ते, दूसरे तरीके अख्तियार करके जो संभव हो पाएगा हम आपको देंगे, लेकिन जो हमने पहले तय किया था वो हम आपको नहीं देंगे। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जी एक जो लीगल बैकिंग उसकी नहीं थी, चूंकि लीगल बैकिंग नहीं थी, उसको इनफैक्ट उस एक्ट से जी बाहर जी रखा गया था। तो ये असल समस्या है वहां पर। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके जो मेंबर्स हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी से हैं, वो काफ़ी आक्रामक, एग्रेसिव नजर आए। तो सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी, अंबिका सोनी, गौरव गोगोई और एनसीपी के जो एमपी हैं प्रफुल्ल पटेल ने बहुत बढ़ चढ़कर अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात पर चर्चा की मांग भी की। लेकिन संसद बंद है, जैसे आप जानते हैं, तो चर्चा के भी सब दरवाजे बंद हैं। बहरहाल, सूत्रों के मुताबिक मनीष तिवारी ने कहा कि 23 मार्च को संसद में पास हुए बजट का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी कलेक्शन के बारे में तब की मान्यताओं पर आधारित था। उन्होंने कहा कि ओवरऑल रेवेन्यू की कमी पर, पैसे की कमी पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट बयान भी नहीं आया है। कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने कहा कि जो पैनल है वो, उसको सरकार के राहत पैकेज का क्या प्रभाव हुआ उसकी भी जांच करनी चाहिए। पैनल माने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। सूत्रों के मुताबिक समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा कि सदस्यों की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उनका नेचर जो है वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। इन सवालों का जवाब वित्त मंत्रालय के अधिकारी नहीं दे सकते, जयंत सिन्हा का कहना है। इसका जवाब सिर्फ वित्त मंत्री संसद में इस विषय पर बहस के दौरान दे सकती हैं। संसद ही बंद हो तो क्या जवाब देंगी। एनसीपी के एमपी प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अगर ये वित्त संबंधी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, अर्थव्यवस्था के हालात के जो बेसिक बुनियादी सवाल हैं उस पर चर्चा अगर नहीं कर सकती तो फिर इस पार्लियामेंट्री कमेटी को डिसॉल्व करना, भंग करना ही बेहतर होगा। प्रवीण, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है क्या आपको लगता है कि सरकार मौजूदा आर्थिक संकट पर चर्चा से बच रही है? आखिर क्यों? पार्लियामेंट्री कमेटी में इस तरह के मुद्दे उठाना क्या वाकई राजनीतिक नेचर के हैं? अगर हैं तो क्या अर्थव्यवस्था को राजनीति से अलग किया जा सकता है, या देश की जो माली हालत है उसको राजनीति से अलग किया जा सकता है? देखिए, एक तो इस मुहावरे का इस्तेमाल इतने हल्के ढंग से किया जाता है कि राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। अरे भाई, क्या पॉलिटिकल नहीं है? ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सवाल हैं, और आप इसको एक पेजोरेटिव सेंस में, एक ऐसे अर्थ में जो कि एक नेगेटिव मानी रखता है, उससे उसको देखें तो बड़ा गलत है वो तो। और अगर सही अर्थ में हम राजनीतिक प्रश्न उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था से वो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि ये जो है इसका जवाब हम नहीं दे सकते, वो भी गलत है। वो बेसिकली पल्ला झाड़ने वाली बात है। और इसमें जो है कहीं कोई संदेह मुझे नहीं लगता है कि इस कमेटी के जो हेड हैं, वित्त मंत्री जो हैं, उनको चाहिए सबसे पहले तो वही खुलासा करें। नहीं तो कम से कम ये जो एक प्रावधान बनाया गया है, आप एक स्टैंडिंग काउंसिल है, आप उसमें बातचीत करते हैं, आप मीटिंग करते हैं, आप बताएं कि अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। इसकी जगह हम कैसे इसको एक बेहतर ढंग से सोल्यूशन की दिशा में जाने का प्रयास कर सकते हैं। आप कितना कर सकते हैं, कम से कम ये तो बताइए, सिवाय ये कहने के कि जो तय किया था हम वो नहीं करेंगे। वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन उसके आगे क्या होगा। तो जो मैं आपको बता रहा था नहीं, जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, जीएसटी एक्ट जो था, उसमें इस चीज को जो है एक लीगल बैकिंग से बाहर रखने के लिए उसमें है सेक्शन 18, उसमें डाल दिया गया था इसको। तो अब ये अब इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, जिससे कि राज्यों को जो उनका हक मिलना चाहिए वाजिब तौर पर वो ना मिले। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्लूमबर्ग के एक सर्वे में कहा गया कि बेशक अर्थव्यवस्था खुल रही है भारत की, लेकिन भारत की एनिमल स्पिरिट अभी भी बहुत कमज़ोर है। ब्लूमबर्ग के सर्वे के मुताबिक जो हर महीने की परफॉर्मेंस होती है उसमें थोड़ी सा उठान आया है, पिकअप हुई है, बावजूद जीडीपी पिछले साल के मुकाबले 20% तक सिकुड़ सकती है फिर भी। और कंज्यूमर एक्टिविटी की बात करें तो शॉपर ट्रैक के एक डेटा के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले ये अब भी 90% कम है कंज्यूमर एक्टिविटी। और कारों की खरीदारी में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के डेटा के मुताबिक
पिछले साल के मुकाबले 50% की गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो प्रोडक्शन हुई है वो मई में 39.3% घटा, जबकि अप्रैल में इसमें 67.1% की गिरावट आई थी। बुनियादी उद्योग जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन की बात करें तो मई में एक साल पहले की तुलना में 23.4% कम रहा। अप्रैल में इसमें 37% की गिरावट दर्ज की गई थी। रॉयटर का एक ताज़ा सर्वेक्षण बताता है कि भारत का आर्थिक संकट और गहरा सकता है। रिकवरी का जो रास्ता है उसमें संदेह है, शक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है प्रवीण, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि हालात सुधर रहे लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। सवाल यह है कि हाल फिलहाल में अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौटना मुमकिन है? देखिए, इस वर्ष तो पटरी पे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। और हमारी चिंता तो ये भी है कि क्या ये अगले वर्ष भी जो है, यानी कि 21-22 में, उस वित्तीय वर्ष में जो है, क्या ये रास्ते पे लौटने की स्थिति में होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस किस्म के उपाय होने चाहिए वो उपाय बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा कई अर्थशास्त्रियों ने कहा, इस पे एक आम सहमति है कि जो डिमांड साइड है अर्थव्यवस्था की उसको कैसे मजबूत किया जाए, परचेजिंग पावर को कैसे मजबूत किया जाए, उन चीजों पे कहीं पे ध्यान नहीं दिया गया। जहां पैसा डालने की जरूरत है सीधा, आप बिल्कुल उससे भाग रहे हैं। ऐसी चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं जिसकी कोई सार्थकता नहीं है। सेंट्रल विस्तार पे खर्च करने की अभी क्या आवश्यकता है? क्या उसको 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए टाला नहीं जा सकता है? इस किस्म की चीजें जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए अर्थव्यवस्था में, जहां सीधे आप इंजेक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज, आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सब कुछ डाल दे रहे हैं बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर जो है अब हाय तौबा मचा रही है। वो कह रही है कि भाई हम कितना झेल सकते हैं ये। प्राइवेट सेक्टर इन एनी केस पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। जो बाकी सेक्टर्स भी जो हैं, अगर उसमें आप देखें जो सरकारी सेक्टर्स हैं उसकी स्थिति जो है वो बिल्कुल उहापोह वाली बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कहां से आप रिसोर्सेज का इंजेक्शन सोच सकते हैं? अगर वो नहीं होता है, और हम ये जानते हैं कि टैक्सेस में कमी होनी ही होनी है जिस तरह से अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है इस वर्ष, तो आपके पास अगर रिसोर्सेज उगाने के नए तरीके नहीं होंगे, अगर आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़े, तो कहां से रास्ता हम ढूंढ पाने की स्थिति में होंगे? ये तो क्या कहा जाए, मतलब हार्ड वर्क है, सोचना छोड़ दीजिए। मैं और तो क्या कह सकता हूं, मतलब एक अजीब सी स्थिति मुझे लग रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर प्रवीण झा, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। आप सबको याद होगा दर्शकों को कि किस धूमधाम से रात के 12 बजे जीएसटी की घोषणा की गई थी संसद में और पूरे संसद भवन को सजाया गया था। हालांकि जीएसटी या किसी भी नए कानून की घोषणा एक बहुत रूटीन मैटर होता है, लेकिन क्यों हर चीज़ का, क्योंकि एक इवेंट बनाना है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो 5 जहाज़ हों जो आज रफाल के आए हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसका भी इवेंट बना दो। तो इवेंट बना दिया था, नतीजे हम सबके सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में गवर्नर कलराज मिश्र ने एक बार फिर जो विधानसभा का सेशन है उसको बुलाने की मांग ठुकरा दी है। गवर्नर ने लगातार तीसरी बार राज्य सरकार जो उसकी फाइल लौटाई है। गवर्नर ने राज्य सरकार को 3 बिंदुओं पर सुझाव दिए हैं। पहला ये कि जो विधानसभा का सेशन है वो 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर बुलाया जाए, जिससे आर्टिकल 14 के तहत हासिल जो मौलिक अधिकार हैं उसके जो मूल भावना है उसके समान अवसर सुनिश्चित हो सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल MLAs अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर किसी भी हालत में कॉन्फिडेंस वोट हासिल करने के लिए सेशन में कार्रवाई की जाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश दिए हैं उसके तहत किया जाए। विधानसभा में सभी सदस्यों की भागीदारी उनकी स्वतंत्र इच्छा से, उनकी आज़ाद ख्वाहिश से सुनिश्चित की जाए, तय की जाए। कोरोना महामारी के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका भी पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से होगी इसे भी साफ किया जाए। ये चिट्ठी मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करने गए। राजभवन जाने से पहले गहलोत ने कहा कि 70 साल में पहली बार किसी गवर्नर ने इस तरह के सवाल किए हैं। आप समझ सकते हैं कि देश किधर जा रहा है। मेरे साथ है संजय कपूर, एडिटर इन चीफ हार्ड न्यूज़। संजय, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 174(1) है, उसके तहत राज्यपाल जो है गवर्नर, वो साधारण जो हालात होते हैं उसमें मंत्रिमंडल की सलाह से ही काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये हालात साधारण नहीं है अगर विधानसभा का सेशन बुलाने की मांग की जा रही है, या मसला कुछ और है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हम देख रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कलराज मिश्र सधे हुए राजनीतिज्ञ थे, मंत्री भी थे, काफ़ी तजुर्बा है, ऐसी बात ये नहीं कि उनको तजुर्बा नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी आहत हो रहे होंगे जिस तरीके से उनके ऊपर निर्देश आ रहे हैं कि वो गहलोत जी को 3 दफ़ा इन्होंने रिटर्न कर दिया। ये नहीं है कि उनको कानून की और संविधान की समझ नहीं है, पर आज की तारीख में संविधान की तरफ कोई नहीं देख रहा है। जैसे कि आज किसी एडिटोरियल ने कहा कि सेंटर डिसाइड कर रहा है, संविधान डिसाइड नहीं कर रहा है। और जब सेंटर डिसाइड कर रहा है तो उसका किसी भी चीज़ से, किसी मापदंड से जो पुराने होंगे उनसे कोई मतलब नहीं है। जो पुरानी परंपराएं हैं, जितना संविधान कहता है, क्योंकि बहुत क्लियर है कि आप है ना गवर्नर के साथ पूरे ये क्लियर है। एक सिविक्स की किताब के अंदर किसी भी जो छात्र पढ़ रहा हो सिविक्स, उसको पता है कि गवर्नर का कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल मिनिस्टर की मदद से ही चलाता है और उनके निर्देश पे काम करता है। अगर उन्होंने कहा है कि ये करना चाहते हैं तो उनको ये बाध्य होना पड़ेगा। और 3 दफ़ा अगर आपने कोई चीज़ लौटा दी तो सरकार और स्पीकर और उनको पूरी आज़ादी है कि इसको ये कर सकते हैं जो कि वो करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर एक अजीब तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है ना पेश करा गया है, लीगल चैलेंज पेश करा गया है, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे अभी हम एक और विशेषज्ञ से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बात यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि गवर्नर मुख्यमंत्री को के आग्रह पे संविधान ना बुलाए, क्या नाम, संसद को, ये हाउस को ना बुलाए। अगर प्रेसिडेंट भी इसी एटीट्यूड पे आ जाता है, इसी अंदाज में कहता है कि मैं भी राष्ट्रपति होने की वजह से संसद को नहीं बुलाऊंगा और आप मेजोरिटी नहीं प्रूव करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा संकट होगा। तो इसके जो आज चीज हो रही है, इसको आप बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि इसको रफा दफा कर देना चाहिए। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। इसी बीच राजस्थान में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में जो मर्जर हुआ था 6 विधायकों का, उसको लेकर हाई कोर्ट में पिटिशंस दाखिल की गई हैं। ये पिटिशंस बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एमएलए मदन सिंह दिलावर और बीएसपी ने दाखिल की हैं, पार्टी ने। यानी अब बीजेपी खुलकर सामने आ गई है। 9 महीने पहले बीएसपी के 6 जो विधायक हैं, 6 एमएलएज हैं कुल, वो सब कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसे हाईकोर्ट में अब चुनौती दी गई है। बीजेपी के नेता मदन सिंह दिलावर ने पहले भी पिटीशन दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मंगलवार को मदन दिलावर ने नए सिरे से दूसरी अर्जी लगा दी। एक अर्जी बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में जाने के खिलाफ है, 2 अर्जी लगा दी, और दूसरी दल बदल के खिलाफ स्पीकर से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि इतने पुराने मामले में ये पिटीशन अब क्यों दाखिल की गई है। इस पर मदन दिलावर के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि देरी हुई है, लेकिन जो मर्जर हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। अब हरीश साल्वे बहुत महंगे वकील हैं, एक हियरिंग के लाखों रुपया लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मदन दिलावर के पास इतना वाइट मनी है कि वो हरीश साल्वे जैसे वकील को अफोर्ड कर पाएँ, या फिर वो सिर्फ फ्रंट हैं, पीछे बीजेपी है। बहरहाल बीएसपी के वकील दिनेश गर्ग ने भी एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि लेट ज़रूर हुए हैं, लेकिन हमने अब डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और ये मर्जर ठीक नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो सियासी जो संकट चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है राजस्थान में संजय, उसके दौरान इस तरह की पिटिशंस दाखिल करने का मतलब क्या है, असर क्या है, आप क्या देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही
पेचीदा मामला हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ गवर्नर हैं जो कि बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड है, हर गवर्नर रूलिंग पार्टी वाला ही अपॉइंट करा जाता है। दूसरी तरफ ये हैं गहलोत जो कि कांग्रेस के हैं, और तीसरी तरफ है कोर्ट कचहरी और सुप्रीम कोर्ट वगैरह, जिसमें दो जो बड़े बड़े पार्ट हैं जिसके बीच में गहलोत फंसे हुए हैं, दोनों बीजेपी या केंद्र कंट्रोल करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो कहने का मतलब कि अगर बीएसपी ने पिटीशन फाइल करा है, इसका हरीश साल्वे जो कि आपने बताया कि बहुत ही महंगे वकील हैं और खास के काफ़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के करीब रहते हैं, तो इसके अंदर आप जो आरोप बीच बीच में लगाया जाता था, इनके ये गहलोत लगाया करते थे, सचिन पायलट ने जिस तरीके से बगावत करी कि इसके पीछे एक कॉर्पोरेट हाउसेस का भी हाथ है, वो उसमें कुछ ना कुछ प्रमाण इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ये खौफ रहता है मेरे ख्याल से अशोक गहलोत को परेशान होना चाहिए कि नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है। इस दिशा में जा सकता है जो बिल्कुल अप्रत्याशित हो, जिसका कि कोई उम्मीद ना करी जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों पार्टों के बीच में फंसे हुए हैं कि अगर ना सुप्रीम कोर्ट में गलती करी उन्होंने स्पीकर साहब ने जाने की, जो कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि उनको जाने का कोई मतलब नहीं था। स्पीकर अपने आप में अगर कोई शो कॉज नोटिस देते तो उनका अधिकार है, कोर्ट उसके बारे में उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो अगर ये सब हो रहा है तो एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। केंद्र, बीजेपी और तमाम इसके अंदर अगर बीएसपी के अगर सब 6 के 6 चले जाते हैं तो हमारी जो साधारण समझ है एंटी डिफेक्शन की, तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लगता है मुझे समझ में नहीं आता अगर पूरी पार्टी ही मर्ज कर गई। पर हो रहा है, उसके ऊपर तरह तरह के कुछ नए पहलू उसमें ढूंढे जा रहे हैं जो कि आम आदमी की नजरों से छुप सकते हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस विक्रमजीत सेन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में राजस्थान की मौजूदा सियासी उलझन पर हाई कोर्ट के रवैये की कड़ी आलोचना की है। कड़ी निंदा राजनाथ सिंह के लिए रिजर्व्ड है, तो इसलिए कड़ी आलोचना की है। विक्रमजीत सेन ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और स्पीकर की जो ताकतें हैं, पावर्स हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया जहां जो अथॉरिटी है, जो कंसर्न अथॉरिटी है संबंधित, उसने सिर्फ शो कॉज नोटिस जारी किया या सुनवाई का मौका भी दिया। वहाँ पर कभी भी कोर्ट ने दखलंदाजी नहीं की। मैं दखल लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो इंटरवेंशन होता है, दखलंदाजी होता है इंटरफेरेंस, तो दखलंदाजी नहीं की। ये जो जस्टिस सेन कह रहे हैं ये एक इनवायोलेबल टेनेट ऑफ नेचुरल जस्टिस है, यानी जो प्राकृतिक न्याय की एक बुनियादी सिद्धांत है ये। उन्होंने अपने लेख में ये भी कहा है जस्टिस सेन ने कि स्पीकर ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन वापस ले ली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी परेशानी के मंजूरी भी दे दी, जैसे संजय भी अभी बता रहे थे। इस आर्टिकल के मुताबिक 1992 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनिश्चित काल के लिए बहस का आधार बन जाएगा। इस मामले में ये कियोटो होलन का फैसला था। इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3-2 से फैसला दिया था। फैसले में संविधान की जो 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को कायम रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पीकर सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने भी 1992 के फैसले का जिक्र किया था। सिब्बल ने कहा था कि संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के तहत जो अध्यक्ष की तरफ से की गई कार्यवाही है स्पीकर की तरफ से, उसमें अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, दखलंदाजी नहीं दे सकती। संजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, राजस्थान हाईकोर्ट के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। क्या हाईकोर्ट जो संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं उनका ध्यान नहीं रख रहा और स्पीकर की जो ताकत है उसको अनदेखा किया जा रहा है? और जस्टिस विक्रमजीत सेन सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज रहे हैं जो बेहतरीन जजों में से रहे हैं, वो कभी बहुत कम लिखते भी हैं, बहुत कम उसके बाद सामने आए रिटायरमेंट के बाद, अगर वो खुलकर सामने आ रहे हैं, इस सब पे मानी क्या देखते हैं आप? मुझे लग रहा है कि पूरी जुडिशरी इस समय 2 फाड़ में बटी हुई है। एक फाड़ में वो लोग हैं जो कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं हैं, और दूसरे लोग जो हैं जो कि इस समय जो सत्ताहीन, जो सत्ता में हैं, जो कि इस समय कोर्ट में हैं। और जो भी अगर आपको हाई कोर्ट में कमज़ोरी नज़र आ रही है, उसका मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो लोअर जुडिशरी को ताकत देता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देख के पूरी तरीके से अडिग रहे,
वो सब चीज़ें वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी कि ना बिल्कुल गिरावट आई है। सुप्रीम कोर्ट कई सारे ऐसे निर्णयों में लोगों को काफ़ी अचंभित कर दिया। आप चाहे कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, आर्टिकल 370 का देख लीजिए, इंटरनेट का देख लीजिए, और जो दिल्ली में दंगे हुए हैं और तमाम चीज़ें, आप है ना माइग्रेंट का मूवमेंट देख लीजिए। उसके बाद जिस तरीके की गिरावट आई है, उसके इसमें बाद आप जितने भी इसमें आप लोअर कोर्ट्स हैं। संजय इसमें आप राम मंदिर भी शामिल करेंगे क्या? राम मंदिर का जो जजमेंट है, पहली दफा ऐसा हुआ कि जो जज हैं जिन्होंने लिखा है उसका नाम भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस जज ने इस बड़ी बेंच के अंदर जजमेंट लिखा है, उसको अभी तक अपना नाम बताने की जरूरत नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में सब कई सारी अनोखी चीजें हो रही हैं इस दौर के अंदर। जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो जुडिशरी का जो रोल है, मीडिया का जो रोल है, हम सबका क्या रोल है, क्या करा हम लोगों ने, वो सब चीजें लिखी जाएंगी। तो खास के जुडिशरी के अंदर जो जस्टिस सेन बहुत ही है ना प्रतिष्ठित जज रहे, काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने जजमेंट भी करे, वो है ना जब दुखी हो रहे हैं तो उसके साथ आप लोगों की भी आवाज़ सुन सकते हैं। जस्टिस क्या AP शाह भी इसमें जुड़े हुए हैं। सब लोग काफ़ी उद्विग्न हैं क्योंकि उन्होंने ये तसव्वुर नहीं करा था कि उनके रहते हुए इस तरीके के डिपार्चर्स होंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट इस तरीके का जजमेंट करेगा। मैं तो शुरू से कह रहा था कि जो मर्यादा थी स्पीकर को समझनी चाहिए थी कि मेरी ताकत, मेरी पावर्स ये हैं और मैं ये निर्णय लूंगा। उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी, वो कोर्ट में गए। कोर्ट में ना जाके उनको अपना जो पूरी पावर थी उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। तो कहने मतलब ये कि इस पूरे दौर के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आता है कि गहलोत साहब की सरकार अगर बचेगी तो क्या शक्ल निकलेगी और कितने दिन तक, क्योंकि ये डिस्टेबलाइज हो गई और खास के इस दौरान हुई जबकि है ना बहुत कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब इस दौर के बीच में उनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए थी, परंतु अब ये हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत संक्षेप में, मैं जानता हूँ आप ज्योतिषी नहीं हैं और ना ही आप ज्योतिषी बनना चाहेंगे, राजस्थान में संभावना क्या दिख रही है, क्या मुमकिन दिख रहा है आपको, बहुत संक्षेप में? मुझे लगता है कि गहलोत साहब अभी निकाल लेंगे, और क्योंकि सचिन पायलट आपने देखा पिछले 8-10 दिन से गायब हो गए, उनका कुछ कहीं पे कोई वजूद नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनकी जो पूरी कोशिश थी वो भी कामयाब नहीं हुई, परंतु ये डिस्टेबलाइज होने के बाद पता नहीं कि अगली दफ़ा कब धक्का उनकी तरफ आएगा, क्योंकि ताकतें लगी हुई हैं गिराने के लिए। जो पूरी कोशिश जो काफ़ी समय चल रही कांग्रेस मुक्त भारत, उस मुहिम का एक बड़ा हिस्सा दिखाई पड़ता है कि जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, विपक्ष की, उनको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। वो सब हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय कपूर, हमेशा की तरह अपना समय हमें देने का। हमारी हालत इस वक्त ये है पूरे देश की कि अर्थव्यवस्था एकदम गिर चुकी है, कोरोना महामारी फैल रही है, हम ब्राज़ील के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, हो सकता है हम अमेरिका को भी पार कर जाएं। और ऐसे में अगर प्राथमिकताएं ये हैं, सीमा पर तनाव अलग से है सरहद पर, ऐसे में अगर प्राथमिकताएं ये है कि सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराई जाएं, अगर ये प्राथमिकता है तो आने वाले महीने और आने वाले साल बहुत बड़े बड़े सबक छोड़ कर जाएंगे हमारे लिए और ख़ासकर अगली पीढ़ी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ तनाव के बीच, हालांकि कहना नहीं चाहिए चीन के साथ तनाव के बीच, ये एक रूटीन एक्टिविटी है। 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ जो हैं उनकी पहली किश्त अम्बाला एयरबेस पर पहुंच गई। इन्हें रिसीव करने के लिए जो हमारे चीफ हैं एयरफोर्स के, एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया मौजूद रहे। जो लड़ाकू जहाज़ हैं उनके अम्बाला पहुंचने से पहले सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब ऐसा पहली दफ़े नहीं हुआ कि हमने बाहर से असला ख़रीदा हो, हवाई जहाज़ ख़रीदे हों, वो आए हों, इतना बड़ा इवेंट उसको बना दिया गया हो। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कुल 5 जहाज़ आए हैं जो 27 जुलाई को फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए थे। मंगलवार को इन्होंने आबू धाबी में लैंडिंग की थी। तो रफ़ाल विमानों के भारत पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई है। वैसे जब जब भी जहाज़ नए हमारे आए हैं बाहर से, वो लेटेस्ट ही आए हैं और हमेशा नए युग की ही शुरुआत हुई है। बहरहाल सवाल ये है कि 5 फाइटर जेट्स का अम्बाला में आना, ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और मीडिया कवरेज के बैन के लायक घटना है। सन 47 से लेकर अब तक सैकड़ों फाइटर जेट्स
इंटरसेप्टर्स, बॉम्बर्स इंपोर्ट किए जा चुके हैं, जैसे कैनबरा है, हंटर है, मिस्टियर्स हैं, तूफानी हैं, मिराज, नैट्स, जगुआर, सुखोई 7, सुखोई 30, सुखोई 30 MK, मिग 21, मिग 23, मिग 27 और मिग 29। ये सब आयात किए गए हैं, जबकि उनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस भी इंडिया में लिए गए हैं। शुरुआत में जो भी आए हैं आयात किए गए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं। अभी हाल ही में मिग 29 के लिए भी बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है। बहरहाल मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग ये बातें जानते हैं जो मैंने अभी पढ़ी है। अगर इतनी बड़ी लागत पर सिर्फ 5 रफाल की लैंडिंग एक राष्ट्रीय घटना है, चैनल वाले बौरा गए हैं जैसे एकदम, चीन का हार्ट फेल, पाकिस्तान परेशान, और पता नहीं कैसे कैसे टाइटल दे रहे हैं। मुझे इन पर सब पर दया आती है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय घटना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक रूटीन परचेज़ है, इसको आना ही था। सन 47 के बाद से लेकर अब तक हम न जाने कितने हवाई जहाज़ इम्पोर्ट कर चुके हैं। बहरहाल हर चीज़ को एक इवेंट बनाने की हमारे यहाँ एक रिवायत बन गई है, तो लिहाजा ये भी एक इवेंट है, जैसे GST इवेंट था। इसका क्या हाल होते देखते हैं। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।